मेरा नाम कविता है। मेरी सहेली मधु मुझे इसी बाजार में एक घर पर लेकर गई, जहां एक दुकान के बाहर 60-70 वर्ष का एक बुजुर्ग दंपति बैठे थे। हमारे जाते ही उन्होंने उठकर विनम्रतापूर्वक हमारा अभिवादन किया। हम वहीं नीचे उनके पास ज़मीन पर बैठ गए। मधु ने मुझसे लिस्ट मांगी, तो मैंने वो लिस्ट उन बुजुर्ग दंपति को दे दी और हमें 10-15 दिन बाद आने को कहा। और ऐसी ही 10-12 लिस्ट हमने अलग अलग दुकानों में दे दी। वो लिस्ट बड़ी अजीब थी और इसी लिस्ट को जानने के लिए आपको मेरे घर में झांकना होगा। मैं अपने पति, देवर और ससुर के साथ रहती थी। मेरी शादी को 7-8 साल हो गए थे, पर मेरी गोद अभी भी सूनी थी। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। मेरे ससुर और पति बहुत ही सीधे साधे थे, जो बनाओ चुपचाप खा लेते थे। पर मेरा देवर, क्या कहने उसके, रहने खाने रईसों वाले शौक। उनके शौक पूरे करने में मेरे पति की 10-12 दिन में ही पगार खत्म हो जाती थी। उसके बाद ही मेरे देवर अपनी जेब ढीली करते। अब तक हमने एक ढेला भी बचाया न था। मेरे देवर 24 घंटे घर पर ही रहते थे। शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा था, इधर उधर उधार दे रखा था, उसी के ब्याज से पैसा कमाते थे। टीवी या मोबाइल के सामने बैठे बैठे मुझसे कुछ ना कुछ बनवाते रहते थे। सच कहूँ तो इस तरह की ज़िंदगी से परेशान हो गई थी। ससुर जी देवर को कुछ समझाते तो उल्टा उन्हीं से ही लड़ने लगते। मुझसे मेरे देवर हमेशा प्रेम और इज्जत से ही बात करते। बस उनकी इसी अच्छी आदत ने के कारण मैं उन्हें कभी भी कुछ पका कर खिलाने को मना नहीं कर पाई, पर वह कभी भी समय नहीं देखते थे। मेरे शरीर को थोड़े आराम की आवश्यकता थी। डॉक्टर ने भी बच्चा कंसीव नहीं करने का यही कारण बताया। मेरे देवर के लिए हमने न जाने कितनी ही लड़कियां देखी, लेकिन मेरे देवर को सर्वगुण संपन्न लड़की ही चाहिए थी। जो भी लड़की देखने जाते इतनी कमियां गिनाते कि बस। और यदि गलती से किसी लड़की के लिए हाँ निकल जाती तो लड़की ही मना कर देती, और लड़की ने मना कर दिया तो उनका ईगो इतना हर्ट हो जाता कि न जाने उस लड़के के लिए कितने ही दिनों तक अपशब्द निकालते। सच कहूँ तो वो खुद भी ऐसे नहीं थे कि कोई भी लड़की इतनी आसानी से उनसे शादी करने के लिए तैयार भी हो जाती। हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो खुद काले नाटे मोटे और इतने गंदे कि कई कई दिनों तक नहाते भी नहीं थे। गलती से उनके कमरे में सफाई करने चले जाओ तो मुंह बांध कर जाना पड़ता था, वो भी उनके सामने नहीं। घर में शांति बनाए रखनी है तो। वे खुद 40-42 साल के हो गए थे और मैं भी तो 33-34 साल की। मुझे जल्दी से जल्दी अपने देवर की शादी करवानी थी ताकि मुझे आराम मिल जाए, और डर था कि ज़्यादा और लेट हुए तो बच्चा कंसीव करने में दिक्कत हो जाएगी। मैं स्वार्थी हो रही थी। मेरी हालत ऐसे बुलबुल की जैसी थी कि मुझे आज़ाद होने के लिए किसी और बुलबुल को कैद में डालना होगा, और इसी बुलबुल की तलाश में इस बाजार तक आ पहुंची थी। मेरी लिस्ट में था लंबी घोरी पढ़ी लिखी, चेहरे पर 24 घंटे मुस्कान, अच्छा खाना पकाने वाली, साफ सफाई में होशियारी के साथ मॉडर्न, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं, हाँ में हाँ मिलाने वाली, जुबान हो पर गूंगी बनी रहे, और भी बहुत कुछ। ये वो लिस्ट थी जो लिखित रूप में थी। सच कहूँ तो लड़के देखने जाते समय सभी के पास एक ऐसी लिस्ट होती है। मौखिक रूप से हमें अपनी कमियां नहीं दिखती, लेकिन सामने वाला हमें सर्वगुण संपन्न ही चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज़। लगभग 15 दिन बाद मैं और मधु उसी बाजार में पहुँचे। सबसे पहले उसी बुजुर्ग दंपति के यहाँ पहुँचे। आज उन्होंने हमें अपने घर के अंदर जाने दिया। वहाँ हमारे लिस्ट के हिसाब से 2-3 लड़कियां दिखाई। हमने उन सभी से बात करी तो वे सभी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। गरीब घर की होने के कारण पढ़ लिख नहीं पाई। इन लड़कियों के माता पिता दहेज नहीं दे सकते थे। जो 10-12 जगह लिस्ट दी, वहाँ भी उन लोगों की यही समस्या थी। बस अपनी बच्चियों की शादी करवाना चाहते थे ताकि उन सभी का घर बस जाए। वो माता पिता अपनी बेटियों को सही हाथों में सौंपना चाहते थे। सभी जगह से हमें
5 से 7 लड़कियां पसंद आई। अब उन्हें लड़का दिखाने की जिम्मेदारी हमारी थी। तय समय और जगह पर अपने देवर को मिलाने का तय किया। मेरे देवर को उनमें से 3 लड़कियां पसंद आ गई और देवर ने उनसे अकेले में कुछ समय बिताने की इच्छा जाहिर की, पर कोई न कोई उनके साथ ही रहता। वो सभी लड़कियां लिस्ट के हिसाब से ही अब उसका व्यवहार होता। अब मेरे देवर के लिए किसी एक लड़की को चुनना मुश्किल लग रहा था, इसीलिए उन्होंने मुझसे मदद मांगी। मैं उन तीनों के घर गई, यह जानने के लिए कि सबसे ज़्यादा सक्षम कलाकारी किसकी है, कौन ज़िंदगी भर इस एक्टिंग को कर सकता है। तो उनके माता पिता ने कहा, बेटा, व्यवहार कभी भी किसी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। समय परिस्थितियों के हिसाब से तो आपके व्यवहार में भी तो बड़ा बदलाव हुआ होगा। आप जब शादी करके आई थी तो आप भी तो चुपचाप और शांत सी होगी। जब आपके व्यवहार में स्थिरता नहीं तो किसी के व्यवहार में स्थिरता हो, यह ज़रूरी नहीं। हम पैसों के लिए अपनी बेटियां बेचते नहीं हैं। जब देखने आने वाले लड़कों के सामने हमारी बेटियां नाश्तों की प्लेटें सजाती हैं, खर्चा करवाने के बाद कुछ दिनों के सवाल जवाब, और यदि उनके हिसाब से खरी नहीं उतरी तो फिर एक नए लड़के के लिए फिर से वही तामझाम। कभी तो हमारी बेटियों का रिश्ता भी पक्का हो जाता है। जब हमारी बेटियां को लड़के यहाँ वहाँ घुमाते हैं और कोई लड़की पेट से हो जाती है तो जिम्मेदारी लेने के बजाय उसे ही चरित्रहीन का दर्जा दे रिश्ता तोड़ देते हैं। मजबूर हम माँ बाप भी टूट जाते हैं। तो बताओ इन बच्चियों का क्या होता होगा। वो 1-2 दिन की मुलाकात के लिए इन्हें अपना व्यवहार बदलना भी पड़ता है, दिखावा भी करना पड़ता है ताकि कोई लड़का पसंद कर ले। इसीलिए हम कुछ मजबूर माँ बाप ने मिलकर यह बाजार लगाया है। अपनी मांग को लिखकर दे दो, समझ आया तो उस हिसाब से लड़की बता देते हैं, नहीं होती है तो नहीं। कम से कम न जाने कितने लड़कों के सामने हमारी बेटियों की प्रदर्शनी तो नहीं लगानी पड़ती। बात तो सही थी। खैर, मुझे अपने देवर का घर बसाना था और एक गरीब घर की लड़की का भी भला हो जाए तो क्या बुरा है। एक पंथ 3 काज वाली स्थिति थी। एक लड़की को पसंद किया, सीधे साधे तरीके से शादी संपन्न हो गई। कितने ही सालों बाद अब मैं आराम करूंगी, ऐसा विचार कर एक सुकून की नींद लेने के इरादे से मैं सो गई कि तभी रात में लगभग 2 से 3 बजे मेरे दरवाजे के कोई ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा देवर था। कहने लगा, भूख लगी है और मेरे और मेरी पत्नी के लिए कुछ बना दो। नई नवेली है, कैसे आते ही काम पर लगा दो। ऐसा सोच मैं रसोई में चली गई कुछ बनाने को, पर अब फिर से रोज़ ऐसा होने लगा। मुझे अब ज़्यादा काम करना पड़ता था। मेरी देवरानी को तो काम करने ही नहीं देता, ऊपर से कहता, भाभी कर लेती है सारा काम, तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की। आराम करो, खाओ पियो, मौज करो। अब मैं अंदर ही अंदर और ज़्यादा तनाव लेने लगी, जिसके कारण मैं अब बीमार रहने लगी तो गोलियां खाकर काम करती। कुछ दिन तो मेरे देवर भी अपनी पत्नी को यहाँ वहाँ घुमाते रहे, लोगों से मिलवाते रहे, अपने हिसाब से उसे सजाते रहे, क्या पहनना है क्या नहीं सलाह देते रहे और लोगों से तारीफ़ बटोरते भी रहे। फिर क्या, आना तो घर पर ही था और फिर वही दिनचर्या। कोई इंसान कब तक किसी को भी घुमाता रहेगा, सिर्फ खुद की वाही लूटने के लिए है, और इससे फ़ायदा क्या मिलता है। ये बात मेरे आज तक समझ नहीं आई। शादी को 1 माह बीता ही था कि मेरा देवर हमारा मुँह मीठा करने लड्डू लाया। मेरी देवरानी माँ बनने वाली थी। मैंने फिर अपने मन को समझाया कि काम करने से कोई घिस थोड़ी जाऊँगी, ये बेचारी गरीब घर की है, थोड़ा समय और मदद कर दूं, समय है, फट से निकल जाएगा। और देखते ही देखते 9 महीने भी बीत गए। उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसे देखकर मेरी प्यासी ममता जाग गई और एक बच्चा उनसे मांग लिया, जिसे देने के लिए उन्होंने मना कर दिया। 2-3 महीने तक जच्चे और बच्चे की खूब सेवा की। मेरी देवरानी का व्यवहार भी बदल गया था। अक्सर दोनों पति पत्नियों के लड़ने झगड़ने के शोर सुनाई देने लगे। मेरा देवर भी अब थोड़ा सुधर गया था। बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी ने उनकी भूख शांत कर दी। फिर एक दिन
उन्होंने मेरी किसी भी तरह की मदद लेने से मना कर दिया। अपने लिए अलग ही रसोई बना दे और एक दीवार भी। मेरी देवरानी ही अब अपने पति और बच्चों का सारा काम करती। अचानक उसके व्यवहार में परिवर्तन का कारण समझ ही नहीं आया। पर कहते हैं ना कि जो होता है अच्छा ही होता है। मैंने किसी का बुरा करने की नीयत से कोई काम नहीं किया तो भगवान भी मेरा बुरा कभी नहीं करेंगे। और जो हुआ एक तरह से अच्छा ही हुआ। जिस समय को मैं चाहती थी वो आज खुद चलकर मेरे पास आ गया था। पर अब भी मुझे बच्चा कंसीव करने में कठिनाई आ रही थी। एक दिन मेरा देवर अपनी 4 माह की मासूम बेटी को मेरे पास छोड़ गया और यह कहकर कि इसे आप पाल लेना, नहीं तो कहीं फेंक देना। उस बच्चे को गले लगाकर मेरे दिल को इतना सुकून मिला, मैं शब्दों में बता नहीं सकती। कुछ समय बाद ही पता चला कि यह बच्ची न बोल सकती थी न सुन। मैंने अब अपनी पूरी ज़िंदगी उसी बच्चे के लिए समर्पित करने का फ़ैसला कर लिया था, जिसमें मेरे पति भी मेरे साथ थे। उसके इलाज के लिए हमने भी जाने कहाँ चक्कर लगाए, पर सफलता नहीं मिली। उसकी पढ़ाई एक विशेष विद्यालय में करवाई। जहाँ प्रेम हो, त्याग हो, वहाँ शब्दों का क्या काम। हम तीनों का आपसे प्रेम संकेतों की भाषा तो समझ ही लेता था। जहाँ हम भी हंसते लड़ते संकेतों के माध्यम से खूब सारी बातचीत भी करते। आगे चल के वह एक सफल डॉक्टर भी बनी। अपनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट की बदौलत उसने कई ऐसे न बोलने और सुनने वालों का ऑपरेशन कर उन्हें सुनने व बोलने लायक बना। और इसी के तहत वह खुद भी आज बोलने व सुनने लगी थी। आज हमारी बेटी हमें गर्व का अनुभव करवा रही थी। किसी ने सही कहा था, आपका त्याग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, वह कहीं न कहीं आपके साथ खड़ा होता ही है, आपका आत्मसम्मान बनकर। एक दिन मेरे देवर और देवरानी अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाने वाले थे। मुझे भी बुलाया तो मैं भी उनके साथ हो ली। बातों बातों में उन्होंने मेरी बेटी के लिए भी लड़का सुझाया और कहा कि लड़का अच्छा है, आप कहो तो देखने भेजो। मैंने कहा नहीं, यह काम मेरी बेटी खुद ही कर लेगी। उसे जब भी कोई लड़का पसंद होगा वह बता देगी, मुझे उसकी चिंता नहीं है। हमारी लड़की के घर पहुंचने के बाद थोड़ी देर में लड़की एक ट्रे में कुछ चाय नाश्ता लाई। उसे लड़के के बगल में बिठा दिया। मेरी देवरानी ने पूछा, क्या क्या आता है, खाना बना लेती हो, ज़रा चल के दिखाना। अपने बेटे के कान में फुसफुसाने लगी, देख लेना, सुंदर तो लग रही है, कुछ खराबी तो नहीं, चरित्र कैसा है, वगैरह वगैरह। उन्हें लड़की पसंद नहीं आई तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे जिसका दूर दूर से उस लड़की का कोई नाता नहीं था। वो कैसे जवाब देती, और फिर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, लड़की में क्या गुण चाहिए, एक लिस्ट बना दो और बाज़ार चलते हैं, वहाँ से तो मिल ही जाएगी लड़की। मेरी देवरानी मुझे देखती ही रही पर बोली कुछ नहीं। कहानी मेरी एक सहेली से प्रेरित है। दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़ी मोटी होने के कारण उसे हर लड़का रिजेक्ट कर देता था। वो माँ बाप इतने टूट गए थे अंदर तक, बार बार अपनी बेटी को अलग अलग लड़कों के सामने तैयार करके लाना अच्छा नहीं लगता था। और उसकी भी मनोदशा ऐसी हो गई थी कि कहती कि कोई भी लड़का मिलेगा उससे शादी कर लेगी। विचार आया कि ऐसे लड़कों को एक लिस्ट लेकर घूमना चाहिए, तो किसी लड़की से बहुत सारी आशाएं रखता हो जो लिखित रूप में हो, और एक बाज़ार भी जहाँ किसी माता पिता को बहुत सारे लड़कों के सामने अपनी बेटी को गुड़िया की तरह प्रस्तुत करना ना पड़े। लड़कियों को खुद अपने जीवन साथी को चुनने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जो आज भी सभी को नहीं मिलती है, जात पात और ऊंच नीच के नाम पर।